नमस्कार दोस्तों, मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर लंदन से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी 2-3 दिन पहले अभय चौटाला जी के बारे में एक रिटायर्ड आईपीएस हुआ करते आरएस यादव जी यानी राम सिंह यादव जी। उन्होंने किसी सोशल मीडिया चैनल पर एक इंटरव्यू दिया था, तो उसे इंटरव्यू देने के बाद उन्होंने अभय चौटाला जी के ऊपर काफ़ी एलिगेशन लगाए थे कि उन्होंने मुझे 39 जूते मारे और मेरी पिटाई की। तो इसके ऊपर अभय चौटाला जी ने ये कहा था कि मैं शायद मेरी छवि खराब करने का प्रयास है ये, और जो दूसरी पार्टियाँ वो मेरे बढ़ते हुए कद को देख कर ना और मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रही हैं, और मैं जो आरएस यादव उनके खिलाफ 100 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस भेजने लग रहा हूँ, और इसके अलावा जो सोशल मीडिया के चैनल है उनको भी मैं नोटिस भेजूँगा। तो उनके इस नोटिस के कहने के बाद यानी नोटिस की धमकी देने के बाद एक और पत्रकार उनके पास पहुँच गए। तो उन्होंने वो सारी की सारी बातें उनसे जो सवाल पूछे, तो उसके जवाब देते हुए खुद आरएस यादव ने कहा कि मैं नोटिस क्या देना, मैं खुद इस चीज़ का वो करूँगा, कोर्ट में इस चीज़ का सामना करूँगा। और उन्होंने खुद के ये आगे बयान दिया है कि ये बिल्कुल खुला सत्य है कि जब 5 साल तक इनेलो की सरकार रही, तो उस इनेलो की सरकार में अभय चौटाला जी ने मिनिस्टर क्या है, एमएलए क्या है, आईपीएस क्या है, आईएएस क्या है, सबकी पिटाई की, और बहुत बुरी तरीके से पिटाई, ये ओपन चीज़ थी। और इसके जब उन्होंने अपने बारे में बताया कि जब उन्होंने कहा कि आप अपने बारे में बताया, उन्होंने कहा कि जब मेरे ऊपर केस हुआ था वो सरकारी गाड़ी के मिसयूज़ का, तो वो सफीदों में हुआ था, और जबकि मुझे बुलाया गया चौटाला चौकी के अंदर, और वहाँ पर जब मैं गया तो मैंने देखा कि अभय चौटाला जी ऐसे ऐसे चौकी कुर्सी पे बैठे हुए थे, और वहाँ पर मेरे को ले जाया गया, और वहाँ पर मेरे को इतना मारा गया कि मेरे जो खून उस कपड़ों से खून भी आने लग गया था। और जब बहुत ज़्यादा पिटाई करने लगी, तो वहाँ पर काफ़ी पुलिस वाले खड़े हुए थे, भीड़ थी पुलिस की, और उसमें एक मंजीत अहलावत और एक मांगेराम कौशिक के बारे में उन्होंने कहा कि वो बार-बार कह रहे थे कि अभय जी इसको मत मारिए इतना, ये मर जाएगा, मर जाएगा। तो लास्ट में जब मेरी बुरी हालत हो गई और मैं बेहोश हो गया, तो अभय चौटाला जी ने दया दिखाते हुए ये कहा कि अब इसको उठा के फेंक आओ, कहीं ऐसा ना हो कि ये मर जाए। तो ये बयान दिया दोस्तों आरएस यादव ने, एक और पत्रकार जो उनके पास गया हुआ था उसका। तो इसके अलावा जब और भी सवाल पूछे कि जी उन्होंने जो नोटिस भेजा है आपके ऊपर 100 करोड़ रुपए का नोटिस, तो उन्होंने कहा कि मैं अभय चौटाला जी को चैलेंज करता हूँ कि अगर उन्होंने मुझे नहीं पीटा होगा, वो साबित कर दे, तो मैं अपनी जितनी भी प्रॉपर्टी है उनको दे दूँगा, और अगर मैं साबित कर पाया तो मैं वो जो 100 करोड़ रुपए मुझसे माँग रहे हैं, खुद वो मेरे को सिर्फ़ वो 100 करोड़ रुपए दे दें। ये आरएस यादव ने उस पत्रकार को कहा। तो फिर पत्रकार ने उनसे अगला सवाल पूछा कि जी ये बात तो ठीक है, लेकिन आप इतने साल क्यों चुप थे? 22 साल तक क्यों चुप थे? क्योंकि ये केस था 2003-4 का आस-पास का। तो उन्होंने कहा कि जी मैं 22 साल चुप नहीं था, मैंने उस टाइम भी एक पत्रकार वार्ता की थी, और मेरे साथ जितने भी मेरा वो हुआ था, मानहानि हुई थी मेरी या फिर मेरी पिटाई हुई थी, तो मैंने पत्रकार वार्ता कर कर मेरी मिसेज़ भी मेरे साथ थी, हमने इस चीज़ को आवाज़ को उठाया था। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ़ अभी आवाज़ उठा रहा हूँ, मैं वो अखबारों की जो कटिंग है वो भी पेश कर दूँगा, और मैं आपको भी दिखा दूँगा वो कटिंग, और मैं कोर्ट में भी दिखा दूँगा वो कटिंग कि मैंने आवाज़ उठाने का प्रयास किया था, लेकिन हमारी आवाज़ किसी ने भी नहीं सुनी, और वो सारे सबूत मेरे पास हैं। इसके अलावा और सबूतों की बात उन्होंने कहा है कि जब कोर्ट में मामला जाएगा, तो ये मंजीत अहलावत है या मांगेराम कौशिक है या जो और पुलिस वाले हैं, वो गवाही देंगे इस चीज़ की कि मेरे साथ इस तरह की मार पिटाई हुई और मेरे साथ अभय चौटाला जी ने मारपीट की। तो फिर अगला सवाल उन्होंने पूछा कि जी मानहानि के लिए आप फिर कोर्ट में क्यों नहीं गए? तो उन्होंने कहा मानहानि के लिए देखिए 10% के अमाउंट भरनी पड़ती है। अगर जैसे 100 करोड़ रुपए की मानहानि हो तो पहले उसमें 10 करोड़ भरने पड़ते हैं, और मेरे पास तो 10 करोड़ रुपए थे नहीं। 10 करोड़ क्या, मेरे पास तो 1 करोड़ भी नहीं थे, तो मैं मानहानि का दावा कैसे कर सकता हूँ? हाँ, अभय चौटाला जी मानहानि का दावा करना चाहें तो 10% वो आराम से जमा करवा सकते हैं। कोर्ट में मैं अपने आप साबित कर दूँगा, और वो जो गवाह हैं उन गवाहों को ले आऊँगा। तो फिर उन्होंने पत्रकार ने उनसे पूछा कि जी आप टिकट के लिए कर रहे हैं क्या ये कि आपने ये चुनाव इस समय का कैसे चुनाव किया? तो इसमें आरएस यादव ने कहा कि अगर टिकट की बात होती तो 2024 में चुनाव हुए थे, और मैं 2022 में रिटायर हो गया था, तो 2022 से लेके 2024 तक मैं टिकट माँग सकता था,
और मुझे टिकट मिल भी सकती थी उसमें, तो मैंने कभी राजनीतिक उसमें चुनाव लड़ने का प्रयास नहीं किया और ना मैंने टिकट चाही। और अब तो जब 4 साल रह रहे इलेक्शन में, मतलब अभी 24 में ही तो इलेक्शन गए हैं, तो अब तो टिकट का कहाँ से सवाल हो गया। तो मेरा टिकट का कोई चक्कर नहीं, अब मैं तो मेरे साथ जो अन्याय हुआ है, उसकी आवाज़ को उठाना चाह रहा हूँ कि मेरे साथ ये अन्याय हुआ। मैं सिर्फ़ ये बताना चाह रहा हूँ, और कोई मेरी इसमें इस तरह की कोई मंशा नहीं है। तो दोस्तों, इसके अलावा और भी काफ़ी सवाल जवाब हुए, तो उन्होंने सारे सवालों के जो जवाब थे वो सटीक दिए। तो इस पत्रकार वार्ता को देखते हुए, या फिर जो आईपीएस आरएस यादव जी हैं उनके कॉन्फिडेंस को, या उसको देखते हुए, तो ऐसा लग रहा है कि ये बात सच ही हो सकती है कि अभय चौटाला जी ने उनके साथ बदसलूकी की हो। अब लेकिन दोस्तों, बात बदसलूकी की या उसकी हुई है, तो ये देखिए, ये नहीं पता चल पा रहा है कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। ये वास्तव में ये बात कोर्ट के अंदर जानी चाहिए, ताकि वहाँ पर पता भी चल जाए कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि अभय चौटाला जी और इनका, ये मैं मानता हूँ कि दबंग तो थे और इनका काफ़ी खौफ भी था उस टाइम के अंदर। लेकिन आरएस यादव के साथ, आरएस यादव का एक केस सुनने में तो आया था उस टाइम, लेकिन वो आरएस यादव थे या कौन थे ये नहीं पता, लेकिन सेम परिस्थितियों का जो सुनने में आया था, वो आरएस यादव जैसा ही कोई केस लग रहा था। लेकिन फिर भी मैं इस चीज़ की न तो पुष्टि कर सकता हूँ, न इस चीज़ को मैं डिनाई कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अब ये सिर्फ़ बातें अभय चौटाला जी के बयान की, या फिर आरएस यादव के एलिगेशन की बातें हैं, तो इसमें कोर्ट में केस जाएगा तो वो हो जाएगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जब भी जो भी ताकतवर इंसान, चाहे मैं इस केस की बात नहीं कर रहा, कि कोई भी ताकतवर इंसान अगर कमज़ोर इंसान के साथ अपनी दबंगई दिखाएगा, अपनी ताकत के नशे में आके उसके साथ बदसलूकी दिखाएगा, तो मैं ये समझता हूँ कि शायद परमात्मा उसमें अपना ज़रूर फ़ैसला करता है, और ज परमात्मा उस कमज़ोर आदमी का साथ देता है, और वो जो आदमी अपनी ताकत के नशे में चूर होके न किसी कमज़ोर आदमी को तलने की कोशिश करता है, तो परमात्मा उसको सज़ा देता ही देता है। इसमें कोई दो राय नहीं। और अगर इस मामले में अभय चौटाला जी ने, अगर उनके साथ इस तरह की, जो जैसे कि वो बताने लग रहे हैं, इस तरह की अगर कोई ज़्यादती की है, तो मैं समझता हूँ कि परमात्मा का जो न्याय करने का तरीका है, उसका सामना अभय चौटाला जी को भी करना पड़ेगा, और आने वाले टाइम में ज़रूर करना पड़ेगा। लेकिन अगर इस तरह का कोई मामला नहीं हुआ, और अभय चौटाला जी ने इस तरह की किसी भी तरह की कोई भी ऐसे बता नहीं दिखाई, तो फिर ये मामला ये है कि फिर इंसाफ़ परमात्मा करेगा, उस आदमी के, आरएस यादव के खिलाफ वो करेगा, और परमात्मा सफलता देगा अभय चौटाला जी को। लेकिन जो दोस्तों, जैसे परिस्थितियाँ जैसे दिखाई दे रहा है, जैसे 2005 तक के जो किस्से सुनने में आए थे, उसमें थोड़ा-सा ये ज़रूर होता है कि दबंगई तो अभय चौटाला जी ने दिखाई थी, और आज उसी का ये नतीजा है कि जिस हिसाब से लोग उनके ऊपर जुड़ने चाहिए थे, उस हिसाब से लोग नहीं जुड़ पा रहे। और लेकिन वैसे अभी तो, वैसे भी अभी 4 साल है इलेक्शन में, 4 साल में कुछ भी कहना है कि कौन सफल होगा, कौन सफल नहीं होगा, ये थोड़ा समय से पहले की बात होती है दोस्तों। लेकिन फिर भी अगर आरएस यादव अपनी जगह अगर सच बोल रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि यादव समाज को भी आरएस यादव का साथ देना चाहिए, और उनके हक में समर्थन देना चाहिए उनको, यादव समाज को, और खासकर जो दक्षिणी हरियाणा है, उसमें जो भी अहिरवाल बेल्ट है या यादव समाज की बेल्ट है, उनको अपने एक बीच में रहने वाले व्यक्ति के साथ अगर कोई इस तरह का वो हादसा हुआ, तो मैं समझता हूँ कि ज़रूर उनको समर्थन मिलना चाहिए, और उसकी आवाज़ को उठाना चाहिए। भले ही वो उस टाइम आवाज़ उठा पाए हों या ना उठा पाए हों, लेकिन अब तो आवाज़ उठा ही सकते हैं। लेकिन अगर इसमें आरएस यादव झूठ बोल रहे हैं, तो फिर समाज को भी उनका साथ देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो भी मामला है दोस्तों, कुल मिला के देखते हैं, अगर कोर्ट में जाता है, तो कोर्ट में शायद इस चीज़ का वो हो ही जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा। लेकिन फिर भी परिस्थितियाँ जैसी दिखाई दे रही है, उसमें थोड़ा-सा ऐसा दिखाई दे रहा है कि शायद आरएस यादव जी वो शायद सच बोल रहे हो। लेकिन कोई भी आदमी, इसमें ये भी डाउट होता है कि कोई भी आदमी इतनी इस तरह से दबंगई कैसे कर सकता है? तो हो सकता है कोई विशेष प्रोपेगेंडा हो, या और कोई विशेष मकसद हो आरएस यादव जी का। लेकिन वो तो वही जाने कि किसका क्या मकसद है, कैसा है। लेकिन जो परिस्थिति है, वो वास्तव में दुःखद है दोस्तों। और इस तरह की अगर कोई घटना होती है, तो इसके लिए समाज को भी सोचना चाहिए कि हमें किस आदमी का साथ देना है और किस आदमी का साथ नहीं देना। खैर दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, तो आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों, और मेरे इसको वीडियो को हाइप ज़रूर करें। और चलते-चलते एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इसी तरह की जो विवेचना मैं आपके सामने लाता रहूँ, और आपके सामने वीडियो वो करता रहूँ।
आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए एक बार आपका फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।